नमस्कार साथियों, चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे जो कि है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहे तो संविधान की प्रस्तावना। इसमें क्या है, बेसिकली इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनकी सोच क्या थी, उनकी इंटेंशन क्या थी, वो संविधान की जो बेसिक इथोस था वो क्या रखना चाहते थे, एक टोन क्या था उनका संविधान में बनाने का, मतलब एक प्रीफेस जिसको कह सकते हैं। अगर आप संविधान नाम की किताब को उठाना चाहते हैं और वहाँ उसकी जो पहली प्रीफेस देखना चाहते हैं कि आखिर मतलब एक इसेंस क्या है, कि ये कहना क्या चाह रही है ये बुक, तो वो इसेंस आपको प्रियम्बल में मिल जाता है। यानी संविधान की बुक किताब में आपको प्रियम्बल भी मिलेगा। और प्रियम्बल जो है, अगर सीधे सीधे आप संविधान को छोटे समय में, कम समय में, कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रियम्बल एक अच्छा माध्यम हो सकता है। साथियों, ये जो प्रियम्बल है इसको लेने की या इसकी जो कंसेप्शन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रियम्बल किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी थी ही नहीं। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार प्रियम्बल को लिखा और वहीं से हमने अपने यहाँ भी प्रियम्बल जो है वो लेना स्टार्ट करा, क्योंकि हमारी संविधान की जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो तो बोरोइंग्स ही हैं। ठीक है, तो यानी कि मैंने पहले ही भी कहा कि एन ए पालकी वाले को अगर आप माने, वो कहते हैं कि संविधान की जो आइडेंटिटी कार्ड है वो है प्रियम्बल। यानी प्रियम्बल के बारे में ना अलग अलग लोग अलग अलग जो है वो चीज़ें रखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रियम्बल जो है संविधान की इसेंस है, उसी तरह से एन ए पालकी वाला बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे। वो एक तरीके से वो बताते हैं, ज्यूरिस्ट उसको कहते हैं जो संविधान का अच्छा ज्ञाता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो। ठीक है, अब मतलब एक्सपर्ट अपने फील्ड में बहुत अच्छे थे और उन्होंने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड किसको कहा था, प्रियम्बल को। और ये एक मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एन ए पालकी वाले। ठीक है, ये जो प्रियम्बल है उसको रिजम्बल हम करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने लाया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हमारी संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाने की जो है वो शुरुआत करी। प्रियम्बल में जो है वो जो ओरिजिनल प्रियम्बल में है उसमें हमने अमेंडमेंट करा था, वो है 4-2-6, मतलब 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसमें हमने 3 शब्द को जोड़ा है, वो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। साथियों, मुझे जो है वो समय याद नहीं रहता, क्योंकि 74 और 1774, 76, 78 ये इन सारे समय में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते आए। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उनको याद रखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 4 और +2 6 होता है, और अंतिम में जो 6 आएगा, मतलब कि 70 ये तक तो याद ही रहेगा, लेकिन 4-2-6 यानी लास्ट डिजिट 6 आने चाहिए, वही 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डेट होगा। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब तक हमने ये देखा कि प्रियम्बल जो है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये कब जुड़े, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और वो कब हुआ, 1976 को। इतनी बातें हमने कर ली प्रियम्बल को लेकर। साथियों, अगर आप संविधान की किताब को उठाएंगे और या आपने अच्छे स्कूल में जो है पढ़ाई करी होगी, तो हिंदुस्तान के मोस्टली स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारे स्कूलों में प्रियम्बल भी जो है एक प्रेयर का हिस्सा होती थी, जिसमें अगर हिंदी में आप पढ़ते थे तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु इस तरीके के जो पूरे लाइंस थे, गणराज्य बनाने की जो है वो बात करते हैं। उसी तरीके से वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि ये 5 चीज़ें जो हैं, ये देखिए प्रियम्बल में ये 5 लाइन नहीं है। आप देखिए कि सेकुलर शब्द जो है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये कब जोड़ा गया, 1976 में। लेकिन ये लाइन नहीं है, इन सारे के मतलब हैं, और इन सारे का मतलब अपने सिटीजन्स के लिए अलग अलग है। जस्टिस ही है तो जस्टिस, 3 तरीके की जस्टिस की बात प्रियम्बल ने करी है कि न्याय भी है तो वो सोसाइटी के लेवल पे न्याय होना चाहिए, इकोनॉमी के लेवल पे, पॉलिटिक के लेवल पे न्याय होनी चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और इक्विटी, इसको ट्रिनिटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिनिटी है ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी समाज को, अगर वो समाज डिप्रेस्ड है तो उसको आगे लेकर आने में ये बहुत हेल्प करती है। और ये
हमने कहा ना कि आप अगर प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है हमारे संविधान के बनाने वाले के माइंड में क्या चल रहा था। उनके माइंड में ये चल रहा था कि हमारे समाज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो लोग का जो दिमाग है, जहन है, वो ना वो इंडिविजुअल्स के में बहुत असमानता है, तो इंडिविजुअल डिग्निटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग उस समय बहुत फ्रेजाइल नेशंस थे, इसलिए यूनिटी और इंटीग्रिटी पे जो है बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। और इन सारी चीज़ों का अलग अलग मतलब है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सारे चीज़ों के जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। संविधान को जब आप पढ़ते हैं, संविधान बनाने के 4 मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 चीज़ें हैं। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे ना तो उनसे 4 चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहला निकल के आता है कि पूरे देश में कौन संप्रभु है, मतलब देश की मतलब देश को लेकर कौन व्यक्ति जो है वो सारा डिसीजन ले रहा है। तो इसका सही उत्तर है हमारे देश के लोग। आप कहेंगे कि लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं? चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमारे देश में ये सुविधा है कि या तो वो राज्यसभा से या तो वो लोकसभा से मिनिस्टर जो है वो होना ही चाहिए। सरकार का जो मिनिस्टर है या फिर सरकार के प्राइम मिनिस्टर है, ये इन्हीं दोनों से होने चाहिए। और इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारे ही लोग हैं। तो प्रियम्बल ना 4 चीज़ें आपको बताता है। सबसे पहले कि संविधान जो है उसमें ऑथोरिटी किसको दी है, तो वो ऑथोरिटी आपको लोगों को दी गई है। मतलब आपसे अगर ये पूछ ले कि इस संविधान में मालिक किसको बताया गया है, तो मालिक कहा किसको बताया गया है? लोगों को बताया गया है। इसलिए मोदी जी भी कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ। तो जनता ही चुनेगी कि उसका सेवक कौन होगा, ठीक है। दूसरी बात कि भारत की स्टेट कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा। उन्होंने कहा कि भारत की स्टेट सोवरीन होगी, हम आगे देखेंगे, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी। ये बातें बहुत लग रही है एक लाइन की, लेकिन इनके बहुत बड़े मायने हैं, आगे हम देखेंगे। हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने लोगों को जस्टिस दे सकें, लिबर्टी दे सकें, इक्वालिटी दे सकें, उनके बीच फ्रेटर्निटी बढ़ा सकें। ये हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव है। और हमारा संविधान कब से चालू हो गया, कब से इसकी मीटर चालू हो गई? वो 26 नवंबर 1949। यही कारण है कि 26 नवंबर को उसको हम संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो की वर्ड्स मैंने आपको कहा कि हर एक जो छोटे छोटे शब्द हैं, चाहे वो सॉवरिन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, इन सारे शब्दों के अपने मतलब हैं और जिनको हम लोग आज बड़े विस्तार में जो है उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम सोवरीन की बात करते हैं, सोवरीन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब ये हुआ कि आप अपनी जो डिसीजन है वो आप खुद ले रहे हैं। आप चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो, चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजन हो, आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं हो रही है कि आप क्या करेंगे। जैसे कि इंटरनल डिसीजन का मतलब ये कि आपके यहाँ इलेक्शंस में किसकी सरकार बनेगी, ये हमारे देश की जनता डिसाइड करेगी, ना कि अमेरिका डिसाइड करेगा। तो ये इंटरनल डिसीजन होगी, यानी ये हमारी इंटरनल सॉवरेनिटी है। हम रसिया से तेल खरीदेंगे यूक्रेन और रसिया के वार के समय, तो ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो गई, यानी कोई हमको डिक्टेट नहीं करेगा कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो जब भी किसी नेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी आती है, उनके पास ये शक्ति आ जाती है कि वो दोनों डिसीजन एक तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजन बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को के ले रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो कंट्री सॉवरीन है। सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ कि अपने डिसीजन लेने में किसी भी समय आप किसी भी प्रेशर में ना हो, तो आप सॉवरीन हैं, ठीक है। क्लियर है? लेकिन इसी में जब सॉवरेनिटी की सवाल होती है, तब लोगों का ये कहना है कि भाई भारत ने तो कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया। कॉमनवेल्थ जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो भी कंट्री ज्वाइन करती है, क्योंकि 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया और कॉमनवेल्थ की पूरी मेंबरशिप भारत ने जो है ओन कर ली। जब भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर हो जाता है, तो कॉमनवेल्थ ये कहता है कि ब्रिटिश क्राउन उसका हेड होगा। जब ब्रिटिश क्राउन उसका हेड होगा, तो आप भारत को जो सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक कह रहे हो, तो रिपब्लिक कहने का मतलब तो ये होता है कि हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड होना चाहिए। तो क्या ये सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या? इसमें भी तो ब्रिटिश क्राउन को अगर आप हेड मान रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिश क्राउन के इन्फ्लुएंस में आना पड़ेगा। तो इसमें यह कहा गया कि नहीं,
जब भी हम चाहे वो हम यूएन के मेंबर हों, चाहे किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में किसी भी चीज़ के मेंबर हों, यूएन के मेंबर हों, ब्रिक्स के मेंबर हों, एससीओ के मेंबर हों, या फिर G20 के मेंबर हों, G10 में हम की बात कर रहे हो, G4 की बात कर रहे हो, हम किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, ये सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी बातें नहीं लिखी गई। तो अगर ये सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है तो ये इन सारों से हमारे सॉवरेनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि भारत, आप चलो कि आने वाले दिन में अगर हमने मान के चलो कि जो गुजरात के बगल में सिंध है, गुजरात के बगल में क्या है, पाकिस्तान का सिंध, और आने वाले दिन में मुझे पता है कि अगर वो जो है उसको हम जो है वो अपने भारत में मिला लेते हैं, क्योंकि हमारे जनगण मन में भी आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय गान में भी ये सिंध देखने को मिलता है, ठीक है। ये सिंध सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारे बहुत इतिहास में बसा हुआ है, ये नदी नहीं है या कल्चर नहीं है, ये पूरा राज्य है, तो उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए सॉवरेनिटी कहने का मतलब कि इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अपने से एक्वायर भी कर सकता है और वही पार्ट को जो है वो किसी फॉरेन स्टेट को दे भी सकता है, यानी कि इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक कि सॉवरेनिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। सोशलिस्ट क्या है साथियों? देखो, सोशलिस्ट समझना बहुत आसान है। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। ये समाजवाद जो है, समाजवादी पार्टी मत समझ लेना। समाजवाद कहने का मतलब ये है कि, और इसको तो जोड़ा भी गया संविधान में। आप कहेंगे कि सर ये संविधान में तो बाद में जोड़ा भी गया कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसमें तो सोशलिस्ट भी है। क्यों जोड़े गए संविधान में? क्या सोशलिस्ट पहले संविधान में थे नहीं क्या? तो आंसर इज यस, सोशलिस्ट पहले भी, हमारा संविधान पहले से भी सोशलिस्ट आइडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। चाहे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देख लो, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लो, तो सोशलिस्ट चीज़ें जो हैं हमारे ये संविधान में जो है वो सपोर्ट करता है। हमारे संविधान में जो ये कह रहा है कि वेलफेयर स्टेट की बात जो है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये कही गई, तो वेलफेयर स्टेट क्या है? ये सोशलिस्ट आइडिया है, ठीक है। तो सोशलिज्म ना हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बसा है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है क्या, कि सरकारें जब अपने कानून को बनाएगी, सरकारें जब नियम बनाएगी, सरकारें जब पब्लिक हित के लिए नीति बनाएगी, उस समय जो बेसिक प्रिंसिपल दिमाग में रखेगी उसी को तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि सोशलिज्म तो हमारे समाज में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बसा पड़ा था, यानी इम्प्लिसिट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म। यानी कि अब चूंकि 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो इसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया, कि लिख के बताया गया कि नहीं हम सोशलिस्ट है, ठीक है। आप समझिए, तो जो सोशलिज्म है ना हमारे समाज में बहुत पुराना आदिकाल से चलता आ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, समझे। हमारे यहाँ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है जिसको स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, नहीं। हमारे यहाँ सोशलिज्म का मतलब है कि सारे लोगों का, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा हो जिसमें कि एक सारे लोग जो है कोएग्जिस्ट करें। यानी कि आप ये भी कहेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी का नेचर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों कोएग्जिस्ट करें। इसको क्या कहेंगे कि इसको ये कहेंगे कि हमारी जो पॉलिटी है, हमारी जो नेचर ऑफ हमारा स्टेट है वो क्या है, सोशलिस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि एयर इंडिया था तो एयर इंडिया तो हट गया, जैसे कि रेलवे है, जैसे कि यूपीआई है, यानी इसकी हमारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकारें मदद करती है। तो उसमें जो है जब पब्लिक सेक्टर एकदम से, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है, जैसे बीएसएनएल है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जब दोनों compete कर रही हों, कोएग्जिस्ट कर रही हों दोनों एक साथ, तब हम कहेंगे कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी एक तरीके से कहीं ना कहीं वो सोशलिज्म की तरफ ही झुकी हुई चीज़ें हैं, और इसको एक तरीके से एक नए फैशन में इसको कह दिया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। बात समझ में आया आपको? सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भी ये कहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका कहने का मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉवर्टी को, डिजीज़ को, इनइक्वालिटी को, हमारे समाज में अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा कैसे दें, इन सारी चीज़ों को जो है वो
बढ़ाने का तरीका है। यानी हमारे यहाँ ना कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म, जो गांधीयन सोशलिज्म है, उसमें गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जो है हमारा समाज ज़्यादा झुका पड़ा है। और ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे मार्क्सिज्म, ये कुछ दिन आप रुकेंगे, ये DPSM में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उसमें जो है अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म सोशलिज्म क्या है। लेकिन आपको ये बातें सिर्फ सोशलिज्म कहने से आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे सोशलिस्ट कहने से आपके दिमाग में पहली बातें आती हैं चाइना या रसिया, जिसमें कि बहुत बड़ा स्टेक उसके यहाँ जो है वो पब्लिक सेक्टर का है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट की जो स्टेक है ना, उसमें प्राइवेट थोड़ी आगे है, पब्लिक जो है वो पीछे नहीं है, उसको compete करिए वो, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक तरीके से कहें तो इक्वल स्पेस में है, तो इसको कहेंगे सोशलिस्ट। और कैपिटलिस्ट कहते हैं जहाँ पब्लिक सेक्टर की जो है, पब्लिक सेक्टर जो है एक तरीके से है ही नहीं, सरकारें बिजनेस में है ही नहीं, देयर इज़ नो बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट। समझे, बातें क्लियर हो गई। अब सेकुलर, ये सेकुलर भी वही शब्द था जिसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो जोड़ा गया। आप एक बात समझिए, ये इसके जोड़ने से 1976 में जोड़ने से पहले ही 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था। ये 2 साल पहले की बात है जब सेकुलर शब्द जुड़ा नहीं था हमारे संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेकुलर स्टेट हालांकि हमारे संविधान में एक्सप्रेसली लिखा नहीं गया है, लेकिन कोई संदेह नहीं किसी को होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने संविधान को सेकुलर बनाया है। अगर आप आर्टिकल 25 से 28 देख लें, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर एक व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसमें ये पता चलता है कि उनका जो मत है वो सारे रिलीजन को हमारे कंट्री में जो है वो टॉलरेट करने की बात कही गई है। सारे रिलीजन को जो है वो एक तरीके से उनको जो है वो स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, सारे रिलीजन को जो है इनकॉर्पोरेट करने की बात कही गई है। तो हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है ना, हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है वो हम लोग, हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। क्या है, इसको कहते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। हमारा जो भारत सेकुलरिज्म अपनाता है उसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेट है ना, हमारी जो सरकारें हैं वो हर एक धर्म को साथ लेकर चलती हैं। मतलब कि छुट्टी होगा तो ईद की भी छुट्टी होगी, दिवाली की भी छुट्टी होगी। वहीं वेस्ट में जो है, जो फ्रांस की बात कर ले, वहाँ निगेटिव सेकुलरिज्म है। वहाँ ये है कि आपके जो पर्व हैं या आपका जो अपना मत है, धर्म है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सरकारें वहाँ से गौन है, सरकार का कुछ लेना देना नहीं। सरकार इस बात को नहीं मानेगी कि आपकी ये पर्व है और ये है वो है, ठीक है। यानी वहाँ रिलीजियस अफेयर ना वो एक प्राइवेट अफेयर हो जाता है। वहाँ आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस धर्म को प्रोफेस करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक क्या है साथियों? डेमोक्रेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो मतलब पीपल। जब आप लोगों की राय शुमारी से कोई डिसीजन लेते हैं, हिंदी में कहें तो लोकतंत्र, उर्दू में कहें तो जमहूरियत। इसका मतलब क्या कि मतलब जब लोग डिसीजन लेकर कोई चीज़ करें तो उसको कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। कैसे? डेमोक्रेसी के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे जनता यहाँ सीधे अपना रोल जो है वो निभाती है। जनता सीधे सीधे अपना रोल निभाती है, यानी कि ये जनता जो है वो किसी, अगर कोई कलेक्टर है तो उसको खुद ही बैठ के हटा देगी वहाँ से। मतलब कि जनता जो है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो है वो 4 डिवाइसेस हैं, जिसमें रेफरेंडम है कि मतलब कि अगर कोई काम करवाना है, ये लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सारे लोग उस पर अपना वोट देंगे, ठीक है। इनिशिएटिव है, कोई नई बातें आ गई उसको लेकर जो है फिर समाज में चर्चा स्टार्ट हो गई। रिकॉल है, कोई ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा है उसको पद से हटा दिया। प्लेबिसाइड है, कोई भी नई चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हैं जिनका जनमत संग्रह इसको कहते हैं, कि कोई भी चीज़ें हैं और उसकी डिसीजन लेनी है तो जनता के ऊपर जो है वो बहुत पिकुलियर चीज़ है जिसकी डिसीजन लेनी है, जनता के ऊपर जो है वो पूरी
उनको दे दिया गया कि भाई आप डिसीजन लेकर बताइए आप क्या करना क्या है। तो जब जनता सीधे सीधे जो है वो जुड़ी हो, जनता ही सारा डिसीजन खुद ले रही हो, सरकारें तो मतलब सरकार एक तरीके से ये समझो कि जनता का जब मन है सरकार को हटा सकती है, जनता का जब मन है, यानी ये ऑफिसर्स के जो लाइफ हैं बड़े स्टेक पे रहते हैं यहाँ जब आप कलेक्टर बनेंगे वो ये है कि कल सारे आपके एरिया के जनता का मूड ख़राब हो गया, सारे आपने काम सही से करा नहीं, तो सारे लोग जो है तुरंत आपको वहीं से हटा देंगे। ठीक है, उसको रिकॉल कहते हैं कि वहीं की मतलब कि भाई ये ऑफिसर अच्छा नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। लेकिन भारत में क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ये और इस वर्ष की जो इकोनॉमिक पीस प्राइस मिली है, जो 2023 का जो इकोनॉमिक नोबेल पीस प्राइस मिला है, वो किसको मिला है? वो यही काम कर रहे थे। वाई नेशन फेल्स पे जो है उन्होंने जो है वो पूरी रिसर्च करी और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस के जो रोल हैं, वो इंस्टीट्यूशन के रोल ही किसी कंट्री को अच्छा बनाता है और किसी कंट्री को बुरा बनाता है, और कोई कंट्री प्रॉस्पर करती है और कोई कंट्री जो है बैक ट्रैक पे चलती है। तो इंस्टीट्यूशंस के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आप देखिए कि इनिशिएटिव रिकॉल कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो यूपीएससी जो आईएएस नाम करके इंस्टीट्यूशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे इंस्टीट्यूशन से वो क्या है, वो धीरे धीरे ऐसी है कि बड़ी करप्ट है। तो इस सेंस में जो है हमारे यहाँ जो एक्चुअल पोटेंशियल है हमारे देश का, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए कि उन्होंने यही कहा कि जिस देश का इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा होगा वही प्रॉस्पर करेगी। और देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा ना तो इंस्टीट्यूशंस अच्छा होने की ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी ऑफ जो है वो ये नहीं होगा कि मतलब यहाँ बैठ के खड़े होंगे या करप्शंस ले लेंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, कोई भी इसको हटा सकता है। बात समझ रहे हैं आप? वहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ जनता अपना नौकर सेवक चुनती है। ठीक है, और ये जो सेवक होता है वही अपने आप को कहता है कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का नौकर हूँ, जनता का चौकीदार हूँ। ये मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की होती है। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो भारत में है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टेरियल मॉडल जिसको कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होता है जो अमेरिका में है, जिसकी चुनाव अभी होने वाली है, और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोनों लड़ाई में हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? तो डेमोक्रेटिक, अगर प्रेम्बल में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लिखी गई है या डेमोक्रेटिक आपके संविधान ने आपके देश का नेचर डेमोक्रेटिक बनाया है, इसका कहने का मतलब क्या? इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, इसका कहने का मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। देखो साथियों, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है कि व्हाट डज द सोशल डेमोक्रेसी मीन? साथियों, सोशल डेमोक्रेसी कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज ऐसा हो जिसमें कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो भावनाएं हैं वो हर एक लोग जो है वो उसको एक साथ देखें। कि हमारा समाज ऐसा नहीं कि किसी मामले में लिबर्टी दे रहा है और किसी मामले में इक्वालिटी दे रहा है और किसी मामले में फ्रेटर्निटी है। मतलब कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, आप देखो ना, अगर आप ये तीनों एक साथ चलती है, किसी को अकेला एक सेपरेट करके आप नहीं देख सकते। ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों एक साथ ही चलती है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। कि किसी भी समाज में जब भी इक्वालिटी होगा, भाईचारा होगा और उसको कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा, उसके समाज के पास बैरियर नहीं होगा उसके सोच में, तो वो समाज ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा। हाँ, तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को एक दूसरे से डाइवर्स करके नहीं देख सकते, एक दूसरे से जुदा करके नहीं देख सकते, उनको साथ देखना पड़ेगा। और जब आप उसको साथ देखेंगे तभी आपको ये लगेगा कि हमारा समाज जो है वो इगैलिटेरियन समाज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 1997 में। इगैलिटेरियन कहने का मतलब ये कि जो समाज सबके लिए सोचता हो, जो समाज हर किसी के लिए सोचने की बात करता है। इगैलिटेरियन मतलब कि यूनिवर्सलिज्म, कि मतलब कि हर किसी की बेहतरी के लिए जब आप सोचते हो तो उसको इगैलिटेरियन कहते हैं। तो इसको सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से जब समाज में कि इनइक्वालिटीज़ को कम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कि जब समाज में असमानताओं को कम करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात यहाँ चल रही है।
साथियों एक अगला शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपके यहाँ का राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट अगर चुना हुआ हो तो हम कहेंगे कि आपका जो देश है ना वो रिपब्लिक है। ठीक है, यानी कि आपका जो है ना समाज, आपका जो कंट्री है वो रिपब्लिक तभी होगा कि जब आपके यहाँ जो है वो हेड ऑफ स्टेट जो है वो चुना हुआ हो। देखो आप एक चीज़ देखो कि चुना हुआ, तो ये एक चीज़ आपको गौर करनी है, रिपब्लिक में दो चीज़ें। तो इस तरीके से जब आप नॉर्मली किसी से पूछेंगे तो रिपब्लिक दो तरीके से होगा। तो हम बेसिकली जो सही रिपब्लिक है वो तो हम ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना हुआ है। क्या इंग्लैंड अपने आप को रिपब्लिक कह सकता है? द आंसर इज यस। ये यहाँ समझने वाली चीज़ है। तो रिपब्लिक दो ही चीज़ कहते हैं। रिपब्लिक कहने का मतलब ये कि जहाँ हेड ऑफ स्टेट हो, इसको सीधे समझने का मतलब है कि जहाँ हेड ऑफ स्टेट हो, मतलब कि उसके यहाँ रिपब्लिक कहने का मतलब कि दो तरीके के से रिपब्लिक को बांट सकते हैं, एक मोनार्की में और एक रिपब्लिक में। आप देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक मोनार्की में और एक रिपब्लिक में। बड़े ध्यान से समझो। मोनार्की में क्या होता है कि किंग और क्वीन होता है। रिपब्लिक में ये होता है कि किंग क्वीन नहीं होगा, कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, जनता ही मालिक होगी। यानी इन रिपब्लिक कि किसी एक आदमी के हाथ में जो है पूरे पावर नहीं होगा, जनता ही मालिक होगी। रिपब्लिक कहने का मतलब जनता ही मालिक होगी। रिपब्लिक कहने का मतलब इलेक्टेड हेड होगा, यानी कि इस हेड की चुनाव होगी। ये इंग्लैंड जैसे नहीं हो, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, इंग्लैंड जैसा नहीं होगा। बड़े ध्यान से फिर से समझना है, अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो फिर से इस बात को बड़े ध्यान समझ लीजिए। रिपब्लिक कहने का मतलब मैंने इसलिए इसको छोटे से लाइन में लिख कर बताया क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होने की संभावना होती है। रिपब्लिक कहने का मतलब कि जहाँ इलेक्टेड हेड हो, मतलब ये कि उस हेड की चुनाव हो रही हो। यानी कि इलेक्टेड हेड मतलब कि आपके यहाँ प्रेसिडेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट का क्या आपके यहाँ चुनाव होता है? हाँ। क्या प्रेसिडेंट की पोस्ट हेरिडिटरी तो नहीं है, वंशानुगत तो नहीं है? द आंसर इज नो। तो इसलिए आप अपने आप को रिपब्लिक कह सकते हैं। रिपब्लिक कहने का दो और मतलब है कि ये कि आपके यहाँ जब आप अपने आप को रिपब्लिक स्टेट कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि कोई किंग क्वीन हमारा मालिक नहीं है, हमारा मालिक जनता है, और कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, हमारे देश के सभी नागरिक एक हैं। रिपब्लिक कहने का मतलब दो अलग अलग दो और भी मीनिंग है, जो ये बातें जो है वो कहता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, यानी सब एक है। अब बात करते हैं अगली बात, जस्टिस। साथियों जस्टिस जो प्रियम्बल में लिखा गया है वो तीन तरीके की जस्टिस, तीन तरीके की न्याय की बात कही गई है। एक तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जब आप यूपीएससी को देंगे और GS1 में आपको सोशल जस्टिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल जस्टिस का कहने का मतलब ये कि न्याय भी, और सामाजिक न्याय कहने का मतलब ये कि जब आप अपने देश के सारे सिटीजन को बिना किसी भेदभाव के उनको ट्रीट करते हैं, यानी कि सारे लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं, सारे लोगों को समान ट्रीट करते हैं, तो हम कहेंगे कि आप जो है वो अपने देश में सोशल जस्टिस की जो है सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, आपके यहाँ हर एक व्यक्ति इक्वल है। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई एब्सेंस है नहीं है प्रिविलेज क्लास, यानी सारे प्रिविलेज क्लासेस जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो एब्सेंस है प्रिविलेज क्लासेस की। तो हम कहेंगे कि जो है हमने सोशल जस्टिस का काम किया। इसलिए जब भी सोशल जस्टिस की जिक्र होगी तो आपके यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाने की बात हो गई। तो जब भी सोशल जस्टिस की कोई बात, सामाजिक न्याय की बात करेगा तो आप कहेंगे कि SC ST OBC को बढ़ाने की बात कर रहा है वो। इकोनॉमिक जस्टिस की बात ये करनी है। इकोनॉमिक जस्टिस को सीधे सीधे आप समझ सकते हैं असमानता दूर करना, असमानता दूर करना। असमानता मतलब ये कि हमारे यहाँ गरीब और अमीर की जो खाई है उसको कम करने की बात जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस करता है। इनइक्वालिटी चाहे वो वेल्थ में हो, इनकम में हो या प्रॉपर्टी में हो, ये हमारे समाज को बहुत बड़ा जहर है और हमारे समाज में एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मिलता है।
अभी भी हाल ही में 2023-24 में बताया गया कि हमारे देश का 1% आबादी के पास हमारे देश का 49% धन है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं आप। हाँ, और देश का 24 खानदान जो है हमारे देश का लगभग समझिए हमारे जीडीपी का 10 से 20% जो है वो हिस्सा पकड़ के बैठा हुआ है। आप ये बात तो समझिए कि मतलब कि 24 खानदान जो है हमारे देश को चला रहा है। लगभग 2000 व्यक्ति ही हमारे देश में एलीट लोग हैं। तो इकोनॉमिक जस्टिस ये कहता है कि ये जो इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, जो खाई है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो एक फीचर है वो दिखता है। इनइक्वालिटीज़ को कम करनी बहुत बड़ी समस्या होती है, और इनइक्वालिटीज़ अगर कम करेंगे तो हम आप कहेंगे कि सोशल जस्टिस होगा। और इसलिए अलग अलग जो है वो प्रोग्राम चलाए जाते हैं इकोनॉमिक जस्टिस को दिलाने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जो यूनिवर्सल एक जो इनकम की बात थी, जिसमें कि चाहे तेलंगाना सरकार रायतू बंधु दे रही हो या किसानों को जो है 6000 पीएम किसान से आ रहा हो, ये सारा क्या है? एक इकोनॉमिक जस्टिस है, साथ ही साथ सोशल जस्टिस है। एक पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि हर कोई विधायक और एमपी बन सकता है। किसी को एमपी विधायक कोई भी बन सकता है भाई, इसमें किसी को मना करने की कोई बात नहीं है। यानी पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसमें हर एक लोगों को जो है वो जाने की सुविधाएं होनी चाहिए, हर किसी की वॉइसेस को सुनी जानी चाहिए, सारे लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में। ये बातें अगर कोई सरकार कर रही है, ये बातें कोई कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। साथियों, अब लिबर्टी की बात करें। लिबर्टी कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये कि आपके अंदर जो नई इनोवेशन करने की शक्तियां हैं उसको आपका समाज या आपकी सरकारें जो है वो ना रोके। यानी कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटीज़, उसको कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब ये है कि आप जो है हमारे देश में जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कोई इनोवेशंस करना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, यानी अपॉर्चुनिटी देना, ताकि कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, तो हम कहेंगे कि वो समाज लिबरल है। लिबर्टी कहने का मतलब कि हमारे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो सोच को की लिबर्टी हो कि वो जो सोचना चाहे सोच सकता है, उसको बिलीव कर सकता है, उसको जिस फेथ को रखना है उस फेथ को रख सकता है, वर्शिप कर सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ें जो लॉ के अंदर हैं वो सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है जिसमें कि उस देश का कानून सम्मत है, कानून विरोध नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो लिबर्टी देता है कि यानी समाज आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सरकार का क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, यस, लिबर्टी ऑफ थॉट है, यानी कि विचारों की जो है वो स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। आप सरकार को जो है क्रिटिसाइज कीजिए, कोई पुलिस उठा के नहीं लेके जाएगी, तो ये कहेंगे कि आपका समाज लिबरल है। ठीक है, लेकिन लिबर्टी कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिना मतलब का गरियाते रहें लोगों को। लिबर्टी का कहने का मतलब जो है बहुत इसेंशियल है कि लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप जो मन करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये लिबर्टी भी जो है उसको कर्टेल किया जा सकता है पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? ये आइडिया जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था 1789 से 1799 तक जो चला। इक्वालिटी की बात करते हैं साथियों। इक्वालिटी कहने का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ये हमने सॉवरेनिटी में देखा था कि जब सबको आप एक लेते हैं ना, तब कहते हैं कि आपका समाज जो है इक्वल है, समानता पे है। तो क्या आप इसको देखकर कह सकते हैं कि क्या हमारा समाज इक्वालिटी को प्रमोट करता है? अब एक हद तक तो हाँ कह सकते हैं और एक हद तक ना भी कह सकते हैं, और इसलिए हमारे संविधान ने स्पेशल प्रोविज़न बनाया इक्वालिटी को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के बताया, प्रियम्बल में बताया कि हमारी मंशा है कि हम इक्वालिटी को लेकर जो है हम आगे कानून बनाएंगे। आगे जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे वो वहाँ इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है।
ठीक है, यानी इक्वालिटी कहने का मतलब ये है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करने पड़ेंगे, अमीर के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून नहीं होगा। प्रियम्बल कहता है कि सारे सिटीजन जो भारत के हैं वो इक्वल होंगे, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में इक्वल होंगे। यानी कि अगर आईएएस की फॉर्म भरनी है, आईएएस की सीट देनी हो, ये अंग्रेज़ों का सिस्टम नहीं चलेगा कि सिर्फ अंग्रेजियत लोग ही आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है। यानी इक्वालिटी जो है वो लॉ के सामने होगी, जो आर्टिकल 14 कहता है। अगर आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, किसी भी नाम पे नहीं। आप जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, सरकारी नौकरी की बात होगी, वहाँ आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अनटचेबिलिटी नहीं आपके साथ होगी। कोई भी सर मैडम एकदम से नाइटहुड को कोई नई आप विशिष्ट नहीं हो जाएंगे, सरकार आपको विशिष्ट बनाएगी नहीं। ये सारी चीज़ें अगर हमारे समाज में है तो हम कहेंगे कि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और इक्वालिटी कहने का ही मतलब यही है। ठीक है, तो हम दुनिया की जितनी सारी कॉन्स्टिट्यूशन है जो जनहित के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसमें इक्वालिटी को अचीव करने की जो है वो बातें लिखी होती है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो भर भर के लिखी है। चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात ले लो, चाहे वो डीपीएसपी की बात ले लो। हाँ, आप देखो कि अगर डीपीएसपी में ही आप देखें आर्टिकल 39 को, आर्टिकल 39 कहता है कि मैन और वोमेन की जो है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये बातें आपको हमारे संविधान में एकदम मिलता रहेगा इक्वालिटी का की जिक्र। ठीक है, और इक्वालिटी भी अलग अलग तरीके के मिलते रहेंगे। फेटर्निटी का मतलब भाईचारा। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जोग्राफिकल इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश का एक रहना बहुत ज़रूरी है, और एक रहने के लिए समाज में कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, समाज में भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा कोई कम्युनिटी पीछे जाने की कोशिश करेगा, किसी कम्युनिटी को दीवार में सटाने की कोशिश की जाएगी, वो दोयम दर्जे का नागरिक होना फेस करेगा, तो उसमें देश विरोधी भावनाएं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के में वो आ जाएगा। इसलिए फेटर्निटी कहने का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस। इंडियननेस को फेटर्निटी कहेंगे कि हम भारतीय हैं, इसको कहेंगे फेटर्निटी। फेटर्निटी कहने का मतलब कि हम में हम की भावना आए, मैं से ज़्यादा हम की भावना आए, और इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ ये कहा गया कि यूएस की तरह नहीं कि 50 स्टेट हैं तो 50 तरीके का सिटीजनशिप नहीं, हमारे यहाँ पूरे भारत के लोगों को एक सिटीजनशिप दिया गया। साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई कि ये सब सारी चीज़ें करनी हैं, और उनमें भी ये कहा गया कि आपको हर एक देश के नागरिकों को हारमोनी के साथ रहना है और कॉमन ब्रदरहुडनेस जो है वो बढ़ानी है। ये सारे भारतीय लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे आप रिलीजियस टॉलरेंस हो, फेटर्निटी किसी भी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाईचारा इंडिविजुअल डिग्निटी को अपहोल्ड करता है, और मैंने आपको कहा था यूनिटी और इंटीग्रिटी की सिक्योरिटी देता है। और ये वर्ड जो इंटीग्रिटी है ना, ये 1976 में जोड़ा गया, मैंने आपको पहले ही कहा, और इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है, यानी कि किसी भी देश को जुड़ के रहने के लिए ज़रूरी है कि फेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब किसी इंडिविजुअल का आपस में जो वो उस इंडिविजुअल की खुद की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो उसमें हर तरीके की चीज़ जो है वो जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है वो हर एक आदमी का फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि हमने फेटर्निटी यूनिटी को बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीज़ें करी है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को रखा है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस को छोड़ा है जो बहुत डेरोगेटरी थी वुमेन्स के लिए, या फिर हमारा समाज धीरे धीरे इवॉल्व करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने अपने आप को पहले भी बताया आपको कि ये जो फेटर्निटी और यूनिटी की बात है, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात है, इसको आप अकेले में मत लो, इसको आप साइकोलॉजिकली और टेरिटोरियल डायमेंशन दोनों में आप देख सकते हैं। आर्टिकल 1 अगर भारत को कहता है भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, तो उस सेंस में भी आप इसको लेकर चलो। क्यों? क्योंकि इस सारे स्टेट के लोगों को की जो भावनाएं हैं उसको एक साथ लेकर चलने को ही क्या कहा जा रहा है कि फेटर्निटी की बात जो है वो की जा रही है। और यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब समझ लो, हम आगे भी पढ़ेंगे समझेंगे कि भारत में जो स्टेट है वो किसी एग्रीमेंट से बना नहीं है,
और भारत के किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो स्टेट से अलग हो जाए अमेरिका की तरह, ठीक है। तो भारतीय स्टेट किसी एग्रीमेंट से बना नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है। और किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो भारत से बाहर हो जाए, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। अब हमने क्या किया कि जो संविधान की किताबें निकाली, संविधान का पहला चीज़ देखा कि संविधान में प्रस्तावना था। हमने उन प्रस्तावना के हर एक पूरी अच्छे तरीके से हर एक वर्ड को विस्तार में समझा, और सारी चीज़ें जब हमने समझ ली तो एक चीज़ आता है कि हमें क्यों चाहिए प्रस्तावना, वाई देयर इज़ नीड ऑफ प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। तो साथियों, प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि प्रियम्बल जो है सबसे पहले तो आपको बेसिक बताता है कि आपके संविधान के लिखने वाले लोग जो हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी जो बेसिक फ़िलॉसफी थी वो क्या थी। प्रियम्बल आपको बताता है कि चाहे वो पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं संविधान को, वो क्या है, किस बेस पे, कौन सा आधार है जिसके बेसिस पे आपका संविधान जो है वो टिका है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के जो है दिमाग में क्या चल रहा था, उसके ड्रीम और एस्पिरेशंस क्या थे, वो प्रियम्बल बताता है, ठीक है। तो प्रियम्बल एक तरीके से हमारी जो मैनिफेस्टेशन थी भारत की, उसको एक सांचे में एक सांचा बनाने का जो है वो बात करता है। यानी कि इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, व्हाट इंडिया टू बी, कि भारत कैसा होना चाहिए। इसलिए के.एम. मुंशी जो है प्रियम्बल को लेके बड़ा अच्छा बात कहते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारे डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक का जो है एक हॉरोस्कोप है, कुंडली है कि किस तरीके से होगा। और तो पंडित ठाकुर दास भार्गव जो हैं वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और उन्होंने तो प्रियम्बल को जो है वो संविधान की आत्मा भी तक कह दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रियम्बल को बहुत अच्छी चीज़ें कही है। आप देखिए कि प्रियम्बल, भारत का प्रियम्बल यहाँ सिर्फ भारतीय को ही नहीं, भारत से बाहर जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता हैं अभी भी, उनको भी प्रियम्बल जो है वो एक तरीके से क्या करता है कि भारतीय प्रियम्बल जो है वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सर अर्नेस्ट बार्कर का आपने नाम सुना होगा, और ये बहुत ज़्यादा फेमस एक तरीके से कहिए कि इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। और ये प्रियम्बल से, भारतीय प्रियम्बल से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इन्होंने जो एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसके प्रीफेस पे भारतीय प्रियम्बल ही जो है पूरा चिपका दिया, ठीक है। तो आप देखिए कि भारतीय प्रियम्बल की कितने ज़्यादा जो है एक तरीके से आप देखें कि इसकी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो प्रियम्बल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई कह रहा है कि संविधान की आत्मा को फिट करना है, संविधान के मोरल स्टैंड को समझना है, साइकोलॉजिकल स्टैंड को समझना है, पॉलिटिकल रिलीजियस स्टैंड को समझना है। किसी भी तरीके से आप संविधान को समझने की कोशिश करेंगे तो प्रियम्बल ज़रूरी है। साथियों, एक प्रश्न और आता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, कि वेदर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगर संविधान का हिस्सा, अगर प्रियम्बल है, संविधान का हिस्सा है, तो प्रियम्बल में अगर छोटी भी चीज़ें अगर हम डालें संविधान में, प्रियम्बल में अगर हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक भी डाला, तो उसके लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, उसके लिए भी हमको आर्टिकल 368 करना होगा। और अगर हम संविधान को प्रियम्बल का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो प्रस्तावना को प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं मानते हैं, उस केसेस में हम प्रस्तावना में जो मन करे वो चेंज कर सकते हैं और वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले केस आता है 1960 में बेरूबारी केस, और बेरूबारी केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक जनरल पर्पस के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पहली बार एक तरीके से आप उस सामने में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने निकल के आती है कि क्या प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है। 13 साल बाद केशवानंद भारती केस आता है भाई। केशवानंद भारती केस में वही सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने जो पुराने ओपिनियन थे जिसमें वो बेरूबारी केस में ये कहा था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, उन्होंने ये कह दिया कि केशवानंद भारती केस में कि नहीं प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है। तो अब जब केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि संविधान का पार्ट है, तो अब
प्रियम्बल में जो भी चीज़ें चेंज होगी उसमें जो है वो क्या है कि एक तरीके से जरूरी हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रियम्बल में कोई भी चीज़ें अगर आप जोड़ना चाहें या कोई भी चीज़ें हटाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी की जो सरकार है, अगर वो सरकार ये कहती है कि नहीं ये जो सेकुलर शब्द है उससे हमको दर्द है और उसको हटाना है, तो एक तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, अब तक केशवानंद भारती केस में वो ये करना पड़ेगा कि नहीं कि अब उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं। केशवानंद भारती 1973 तक चलाई, स्टार्ट हुआ 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही थी। LIC इंडिया केस जो है 1995 का केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये इन दोनों ओपिनियन को मर्ज कर देता है। LIC इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का इंटीग्रल जो है वो पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट है यानी इसका मतलब ये कि अभिन्न हिस्सा है कि संविधान जब जब उठा कर लेके जाएंगे तो प्रियम्बल साथ रहेगा भाई, प्रियम्बल को आप हटा नहीं सकते। यानी इसका कहने का मतलब LIC इंडिया का केस में ये कहने का मतलब ये होगा कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है और आपको ज़रूरी है कि जब भी आप संविधान में कोई चेंज करेंगे तो प्रियम्बल में कोई चेंज करेंगे तो संविधान में चेंज माना जाएगा। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया कि भाई प्रियम्बल भी उसी तरीके से जो है वो हमारे संविधान में लिखा गया जिस तरीके से दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट लिखा गया। यानी प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का, उसको उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इनेक्ट किया जैसे पूरे संविधान रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑलरेडी इनेक्टेड। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने प्रियम्बल को इसलिए इंसर्ट किया कि वो चाहते थे कि हम जो परफॉर्मा हमने तैयार किया है प्रियम्बल के बेसिस पे उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करे। ठीक है, तो प्रियम्बल एक तरीके से संविधान का हिस्सा है और उसको उसी तरीके से मानना चाहिए। प्रियम्बल को वोट देकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको संविधान का हिस्सा बनाया था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें और भी कही कि प्रियम्बल जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा। यानी प्रियम्बल जो है गाइडेंस तो कर सकता है, ठीक है, प्रियम्बल जो है एक तरीके से गाइडलाइन तो कर सकता है, बता तो सकता है, लेकिन एक तरीके से लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकता। कि मतलब कि प्रियम्बल की कोई चीज़ें अगर आपको मतलब वो लेजिस्लेचर में प्रियम्बल का कोई चीज़ लेजिस्लेचर का हिस्सा बने या ना बने ये सरकार के ऊपर बाध्य नहीं होगा, है ना। जैसे DPSP सरकार के ऊपर एक तरीके से बाध्य होती है, प्रियम्बल उस तरीके से बाध्य होगा नहीं। और साथ ही साथ अगर प्रियम्बल में से अगर किसी को कोई चीज़ें कर्टेल हो रही हैं वो चीज़ें नॉन जस्टिसिएबल होंगी, यानी कि एक तरीके से इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं ना लेकिन प्रियम्बल में अगर कोई राइट आपकी वायलेट होती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी LIC के जो केस है उसमें ये कहा गया प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, ठीक है, लेकिन प्रियम्बल में से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रियम्बल को लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमको हमारे यानी नॉन इन्फोर्सेबल है, कोर्ट से आप इसको जो है वापस नहीं करवा सकते। सरकार को प्रियम्बल से रिलेटेड आपकी जो समस्याएं हैं उससे कोर्ट से आप चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, अब अगला चीज़ है कि क्या हम प्रियम्बल को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि हमने 3 शब्द जोड़े थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर और सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो क्या हम प्रियम्बल से कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं क्या प्रियम्बल को। तो यही केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, तो प्रियम्बल को चाहे तो आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल का जो बेसिक फीचर्स हैं वो आप अमेंड नहीं कर सकते। यानी बेसिक फीचर्स की जो थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि प्रियम्बल का जो बेसिक इथोस है, अब ऐसा नहीं है कि सेकुलर को हटा के आप एक तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक भारत को बना दोगे या एक तरीके से हिंदू रिपब्लिक बना दोगे, नहीं। ये सेकुलर फीचर है, सेकुलर जो है वो बेसिक फीचर है संविधान का, सोशलिस्ट फीचर जो है वो बेसिक फीचर है संविधान का, वो डेमोक्रेटिक फीचर जो है वो बेसिक फीचर है संविधान का। इसको आप बदल नहीं सकते। आपको
प्रियम्बल में जो चेंज करना है, जो एक्स्ट्रा चीज़ डालना है वो सब डालिए, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। तो इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकारें चाहें तो प्रियम्बल की चीज़ों को बदल सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो संविधान की बेसिक नींव है, जो बेसिक कोर वैल्यूज़ हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे डेमोक्रेटिक, जैसे रिपब्लिक, वो सारी चीज़ें बदल नहीं सकती। ठीक है, आपको समझ में आया ये बात? तो यानी कि प्रियम्बल को बदलना जो है, क्या प्रियम्बल को आप बदल सकते हैं? द आंसर इज़ यस, प्रियम्बल बदला जा सकता है। क्या प्रियम्बल की सारी चीज़ों को बदल सकते हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर को छोड़ के सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। क्या प्रियम्बल का बदलना संविधान का बदलना कहलाएगा? द आंसर इज़ यस। ठीक है, बात समझे? उसी में ये कहा गया कि प्रियम्बल अब तक कितने बार चेंज हुआ है? प्रियम्बल अब तक एक ही बार चेंज हुआ है, 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 426, और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये बातें ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया।